बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अपनी इस वीडियो का जो आगाज़ है वो सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो हुक्मनामा जारी किया गया था 1/3/2023 को इलेक्शन के जो मामला चल रहे हैं इस वक्त हमारे मुल्क में, उसमें कुछ रिमार्क्स दिए थे सुप्रीम कोर्ट में, उससे मैं अपने इस वीडियो का आगाज़ करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स देते हुए कहा था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज़ वन ऑफ द सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामानी जमहूरियत जो है वो आइन का एक नुमाया खसूसियत है। पार्लियामानी जमहूरियत आइन की एक नुमाया खसूसियत है। एंड देयर कैन बी नो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विदाउट पार्लियामेंट और द प्रोविंशियल असेंबलीज। और बग़ैर पार्लियामेंट के, बग़ैर प्रोविंशियल असेंबलीज़ के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामानी जमहूरियत का कोई वजूद नहीं है। और इसी तरह से एंड देयर कैन बी नो पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबलीज़ विदाउट होल्डिंग जनरल इलेक्शंस। और बग़ैर जनरल इलेक्शंस कराए कोई वजूद नहीं है प्रोविंशियल असेंबलीज़ का और पार्लियामेंट का। तो अभी गर्मा गर्मी लगी हुई है मुल्क के अंदर इलेक्शंस के ऊपर। तो आइन के अंदर इन इलेक्शंस के मामलात को किस तरीके से डील किया गया है उसके ऊपर मैं छोटी सी नज़रसानी करना चाहता हूँ ख़ुद भी, और अपना जो कॉमन मैन है, हमारे जो आम शहरी है, उस तक इसकी रसाई देना चाहता हूँ। बेसिकली जो आइन है उसके अंदर इलेक्शंस करवाने के जो पीरियड्स बताए गए हैं, जो मुद्दत बताई गई है। अब बात यह है कि हम यहाँ पर प्रोविंशियल असेंबलीज़ का ज़िक्र करेंगे, उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वक्त मसला जो है वो हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज़, जो हमारी सूबाई असेंबलीज़ हैं, उनके ऊपर चल रहा है। तो उनके लिए जो आइन ने दो मुद्दत मेनली बताई हैं, वो एक तो है 60 डेज़ की, 60 दिनों की मुद्दत, और दूसरी है 90 डेज़ की, 90 दिन की मुद्दत। ये किस किस सूरत में होंगी वो भी मैं बताता चलूँ कि जब असेंबलीज़ अपने जो एक्चुअल टाइम फ्रेम दिया गया है, जैसे 5 साल का, जैसे हम सबको पता है कि हमारी जो असेंबलीज़ मुकर्रर होती है वो 5 साल के लिए होती हैं। वो अपने 5 साल मुकम्मल करने के बाद जब डिज़ोल्व होंगी तो फिर आर्टिकल 107 कहता है कि वो उनके जो जनरल इलेक्शंस होंगे वो विदिन 60 डेज़ कंडक्ट करवाए जाएँ। लेकिन अगर असेंबलीज़ अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले किसी भी हालात के अंदर या किसी भी वजूहात की वजह से डिज़ोल्व कर दी जाती हैं, तो फिर आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि नॉट लेटर देन 90 दिनों के अंदर जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं। अब इलेक्शंस का मामला डिस्कस करने से पहले, क्योंकि इलेक्शंस का मामला तो सेकेंडरी चीज़ है, वो तब आएगा जब हमारी असेंबलीज़ डिज़ोल्व होंगी या असेंबलीज़ अपने सेशन में नहीं होंगी। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि असेंबलीज़ जो हैं वो डिज़ोल्व किस तरीके से होती हैं, आइनी तरीक़ेकार क्या है उनको डिज़ोल्व करने के, या वो किन किन तरीक़ों से आइन के तहत डिज़ोल्व हो सकती हैं। तो बेसिकली आइन ने प्रोविंशियल असेंबलीज़, सूबाई असेंबलीज़ को डिज़ोल्व करने के 3 तरीक़ेकार बताए हैं। सबसे पहला तरीका कि गवर्नर कैन डिज़ोल्व विद प्रीवियस अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। पहला तरीका तो ये कि गवर्नर जो है वो सूबाई असेंबली को डिज़ोल्व कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि उसको पहले प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद वो कर सकता है, आर्टिकल 112 सब क्लॉज 2 के तहत। दूसरा तरीका ये है कि सीएम, चीफ मिनिस्टर जो है वो एडवाइज़ करेगा गवर्नर को कि वो असेंबली डिज़ोल्व कर दें। अब इस दूसरे तरीके के अंदर भी 2 ऑप्शंस हैं। अब वो 2 ऑप्शंस कौन से हैं कि एक तो ये हो सकता है कि गवर्नर ने सीएम, चीफ मिनिस्टर ने जो है वो एडवाइज़ की और गवर्नर ने उसको मानते हुए उसके ऊपर आर्डर कर दिया, और इस तरीक़ेकार से असेंबली उसी वक्त इमीडिएटली डिज़ोल्व हो जाएंगी जब गवर्नर आर्डर कर देगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, जब सीएम अगर एडवाइस करता है और गवर्नर उस एडवाइस के ऊपर कोई अमल नहीं करता या एडवाइस को नहीं मानता,
तो इस सूरत हाल के अंदर क्या होगा कि सीएम की एडवाइस करने के 24 घंटे मुकम्मल हो जाने के बाद असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। वहाँ पर फिर गवर्नर के हुक्म की भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। आर्टिकल 112 112 सब क्लास 1 ये हमें बताता है। तीसरा तरीका यह है कि असेंबलीज़ अपना टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाने के बाद या जो 5 साल की जो उनकी मुकर्ररा मुद्दत है उसके मुकम्मल हो जाने के बाद ख़ुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाएंगी। वो आर्टिकल 107 बताता है। तो हमने ये 3 तरीक़ेकार समझ लिए कि हमारी जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं वो किन तरीक़ों से डिज़ोल्व हो सकती हैं। अब थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं इन 3 तरीक़ों को मद्देनज़र रख के। इस वक्त जो हमारी मुल्क के अंदर 2 असेंबलीज़ डिज़ोल्व हुई हैं उनको इन 3 तरीक़ों से हम कंपेयर करते हैं कि इस वक्त हमारी जो असेंबलीज़ डिज़ोल्व हुई हैं वो किस तरीके से हुई हैं, फिर उसके ऊपर आइन क्या कहता है। तो हमारे पास 2 असेंबलीज़ इस वक्त डिज़ोल्व हो चुकी हैं। एक पंजाब असेंबली डिज़ोल्व हो चुकी है, दूसरा केपीके असेंबली डिज़ोल्व हो चुकी है। तो अब हमें समझना ये कि देखें पंजाब असेंबली भी जो डिज़ोल्व हुई है उसमें सीएम ने एडवाइस की, लेकिन गवर्नर ने उसके ऊपर कोई अपना हुक्मनामा नहीं दिया या अपनी असेंट नहीं दी। इस वजह से 24 घंटे मुकम्मल हो जाने के बाद पंजाब असेंबली ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो गई। और दूसरा केपीके जो असेंबली डिज़ोल्व हुई है उसमें एडवाइस मिलने के बाद गवर्नर ने अपनी असेंट दे दी और गवर्नर के असेंट के बाद केपीके असेंबली भी उस गवर्नर के हुक्म के ऊपर डिज़ोल्व हो गई। अब जब हम इन दोनों तरीक़ों को समझने के बाद अब हम आइन में ये देखते हैं कि आइन में क्या बताया गया है कि अब इनकी इलेक्शंस होनी है, क्योंकि ज़ाहिर है जब असेंबली डिज़ोल्व हो गई तो अब इन नई असेंबलीज़ को लाने के लिए इलेक्शंस कंडक्ट करवाने पड़ेंगे। तो अब इनके इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए हमारा आइन क्या कहता है, आइन ने क्या तरीक़ेकार बताया कि इनकी असेंबली इलेक्शंस की जो डेट्स हैं वो कौन मुकर्रर करेगा। तब हमें ये पता चलता है कि जब गवर्नर डिज़ोल्व करता है असेंबली तो वो अपॉइंट करेगा डेट ऑफ इलेक्शन जो कि 90 दिन से ज़्यादा नहीं होगी। क्योंकि 90 दिन इसलिए हमें पता चल गया क्योंकि हमने ऊपर पढ़े थे 2 मुद्दतें मुकर्रर की गई हैं, 90 दिन और 60 दिन। असेंबली अगर अपना टाइम पीरियड 5 साल मुकम्मल करने के बाद अगर डिज़ोल्व होती है तो फिर तो 60 दिन है, तो वो वाला ऑप्शन तो गया। अब असेंबलीज़ को सूनर डिज़ोल्व किया गया है, पहले ही डिज़ोल्व किया गया है, तो उस सूरत में 90 दिन का टाइम पीरियड है। 90 दिन तक के अंदर जो है वो डेट मुकर्रर करेगा, लेकिन कौन करेगा? गवर्नर डेट मुकर्रर करेगा। ये तो साफ साफ मामला है। अब ये किस मामले में होगा? ये केपीके की असेंबली के मामले में ये साफ और क्लियर ये कंपेयर हो चुका है कि केपीके का जो गवर्नर है उसको ये इख्तियारात हैं कि वो 90 दिन से ज़्यादा नहीं बल्कि 90 दिन के अंदर की डेट कोई भी मुकर्रर कर सकता है। अब हम आते हैं पंजाब असेंबली वाले मामले में जहाँ पर गवर्नर ने अपनी असेंट नहीं दी थी। इस सूरत अच्छा उसका जो रेफरेंस है वो आर्टिकल 105 सब क्लास 3 उसका क्लास ए, सब क्लास ए। अच्छा, अब हम आते हैं पंजाब असेंबली के मामले में। पंजाब असेंबली के मामले में क्या हुआ था कि गवर्नर ने अपनी असेंट नहीं दी और असेंबली जो है वो 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो गई। तो अब कौन तारीख़ मुकर्रर करेगा? अब हमारे पास 2 पार्टीज़ यहाँ पर मेनली बच जाती हैं कि चीफ़ मिनिस्टर हो गया जिसने एडवाइस दी थी, एक तो इलेक्शन कमीशन हो गई। क्या वो तारीख़ मुकर्रर कर सकती है या चीफ़ मिनिस्टर तारीख़ मुकर्रर कर सकता है? क्योंकि सूबाई लेवल पर तो यही अथॉरिटीज़ सामने नज़र आती हैं कि इनके पास इख्तियारात हैं, या तो फिर हाई कोर्ट के पास चले जाएँ, क्या वो तारीख़ मुकर्रर कर सकती है? तो अब इन तीनों में आइन या हमारा कानून के अंदर हमें ये देखना है कि कहीं पर क्या कुछ ज़िक्र है ऐसा। तो जब हम इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 57(1) देखते हैं तो उसमें ये बताया गया है कि इस सूरत में प्रेसिडेंट इंटरफेयर कर सकता है और प्रेसिडेंट इस सूरत में जो है वो डेट मुकर्रर कर सकता है, लेकिन वो ऐसे भी नहीं बताया गया कि प्रेसिडेंट खुद अपनी मर्जी से करेगा, विद कंसल्टेशन ऑफ कमीशन या इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट मुकर्रर की जाएगी। इसी तरीके से हुआ यहाँ पर जब मामला फिर कोर्टों में गया तो कोर्ट्स ने भी यही चीज़ अपने आर्डर में यही जब
1/3/2023 के जो आर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि KPK का गवर्नर जो है वो विद कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन अपनी डेट मुकर्रर करे। तो हमें अब पता चल गया कि इन सूरतों में जो है कानून क्या कह रहा है या फिर हमारा आइन क्या कह रहा है। अब हमें एक और चीज़ चलते समझनी है, वो ये है कि आर्टिकल 220 जो है वो ये कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ इन फेडरेशन एंड इन प्रोविंस आर ड्यूटी बाउंड टू असिस्ट द कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन इन डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शंस। आर्टिकल 220 जो है वो हमारी चाहे वफाक की या फिर हमारी सूबाई जितनी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं उनको पाबंद करता है आर्टिकल कि वो अपने ड्यूटी बाउंड हैं कि जो भी इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर को मदद या उनकी ज़रूरत हासिल होगी वो उनको वो मदद देंगे। ये उनके ऊपर आइन जो है वो ड्यूटी बाउंड कर रहा है उनको आर्टिकल 220 के अंदर। तो इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि अब वो इनकारी नहीं हो सकते क्योंकि वो आइनी ड्यूटी के तहत वो पाबंद हैं। अब एक और चीज़ है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन के तहत कोई डेट मुकर्रर कर सकती है इलेक्शन की, ये भी मामला उठाया गया था। तो इसके अंदर जब हम जाके देखते हैं तो इलेक्शन कमीशन की जो ड्यूटीज़ हैं वो आइन बता रहा है हमें आर्टिकल 218 सब क्लास 3 के अंदर। 218 सब क्लास 3 के अंदर उस इलेक्शन कमीशन की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या फंक्शंस होंगे, वो इसने बता दिए कैटेगोरिकली, जिसके अंदर कहीं पर भी हमें ये लफ्ज़ इलेक्शन डेट अपॉइंट करने की जो है इलेक्शन की डेट अपॉइंट करने का लफ्ज़ ज़िक्र हमें नज़र नहीं आता। इसके अंदर क्या लिखा गया है उसको मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम उसको समझते हैं। ड्यूटी ऑफ कमीशन इज़ टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शन and to make arrangements as necessary to ensure election is conducted honestly, justly and fairly and in accordance with law। इसमें ये कह रहा है कि जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, उसकी ये जिम्मेदारी है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करेगी और कंडक्ट करेगी। उसके अलावा वो अरेंजमेंट्स करेगी, इंतज़ामात करेगी इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए इस तरीक़ेकार से या इस इंश्योरिटी के साथ कि जो इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं या हुए हैं या होंगे वो ईमानदारी के साथ, जस्टली एंड फेयरली, बिल्कुल ईमानदारी के साथ होंगे और साफ़ सुथरे तरीके से होंगे, बग़ैर किसी इलीगल या करप्ट प्रैक्टिसेस के। ये जो है कानून के तहत इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे या किए जाएंगे या हुए जाएंगे। ये ड्यूटी है असल में किसकी? इलेक्शन कमीशन की। तो यहाँ पर कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट मुकर्रर कर सकती है फॉर द इलेक्शंस। तो ये छोटा सा तज्जिया तो नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि इलेक्शंस के हवाले से या इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं हमारे मुल्क में इलेक्शन के हवाले से, उस पर आइनी नुक्ता क्या है उसको मैंने अपने लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश की है। थैंक यू, शुक्रिया।